इटली में G7 शिखर सम्मेलन में समाप्ति के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के नेताओं से हुई मुलाकात। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों से आरएसएस प्रमुख ने किया संवाद। दिल्ली सीएम केजरीवाल की मेडिकल के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर अर्जी पर टला सुनवाई। 19 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। राहुल गांधी के चुनाव के बाद खाते में रुपए डालने के वादे को लेकर खाता खुलवाने पहुंची महिलाएं। भारी संख्या में कैमूर मोहिनानगर के सीएससी में पहुंची केंद्र। रुद्रप्रयाग में 23 यात्रियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरने से वालों की संख्या मौत की संख्या 14 हुई। सीएम धामी ने ऋषिकेश एम्स में जाना घायलों का हाल। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसाओं का दारू। पत्रियों ने राष्ट्र सचिवालय परिसर में इमारत को किया आग के हवाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज नायाब सिंह सैनी अंबाला शहर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान नायाब सैनी ने कांग्रेसियों पर जमकर भड़ास निकाली। नायाब सैनी ने कहा कि भाजपा घर पर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेसियों पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि जो फॉर्म कांग्रेसियों ने भरवाए थे उनके मुताबिक अब 8500 रुपए जनता को दे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही झूठ की नींव पर खड़े हुए हैं। आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जल संकट को लेकर दिल्ली के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बहुत बड़े मैंडेट के साथ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिजली नहीं आती थी, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज 24 घंटे भी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारी ऐसी लगातार योजनाएं। आज गरीब लोगों को जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने खाली गरीब लोगों को एक प्लाट दे दिया कि ये प्लाट है, ना कोई रजिस्ट्री दी, ना कोई इनकी कब्जा दिया, ना कोई पोजीशन आई उसकी। लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ दिए। परंतु हमने आकर के उसका कब्जा भी देने का काम किया, उसकी रजिस्ट्री भी देने की काम की है। और हमने कहा है कि अगर किसी गांव के अंदर पंचायत की भूमि नहीं है, उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दे करके वो अपना प्लाट ले सके, उसकी व्यवस्था भी है। पानीपत जिले के गांव चुलकाना में पति ने अपनी पत्नी की लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पति ने पत्नी को पीटा। इस दौरान उसके सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूजा नाम था जी हमारी लड़की का, पर सरपंच ने बताई जी मारता है। अग भाई मार पीट कर रखी। फिर हमने वो गाँव में फोन कराया, वो ब्याह रखा था, बचौला था चोरी का। मानू पूछ वहाँ के होया तो उन्हें फोन कराया जी गाल लगे तारी लड़की पूरी हो रही, चले जाओ। 7 दिन तो 6-7वीं साल लाग रही थी जी। एक लट था जी और मोटा, वो सिर में मार कर वो छोटी सी खटपाई पे घेर रखी थी जी। पहले भी ऐसे मारपीट होते थे? क्या आज सुबह सूचना मिली थी पूजा वाइफ ऑफ नवीन की हत्या हो गई है। उसकी लाश घर पे ही थी, वारसान उसके पहुंच गए हैं और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हत्या का कारण क्या है सर? पति पत्नी का आपसी झगड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सप्ताह पूर्व 20 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की कीमतों में अचानक उछाल आने या 40 रुपए किलो तक पहुंच गया, जिसने लोगों की आंखों में बिना काटे ही आंसू ला दिए हैं। महिलाओं ने कहा कि प्याज के साथ अन्य सब्जियों के बढ़ते दामों ने इनकी रसोइयों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया। तो सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि प्याज के निर्यात व भीषण गर्मी में फसल खराब होने से बढ़े हैं प्याज और अधिकांश सब्जियों के दाम। प्याज चल रही थोक का रेट 30-32 रुपए किलो।
100 प्याज यहाँ खुली बिक रही है, 40 रुपए किलो। हाँ जी, थोक का रेट का। हाँ, एक हफ्ता पहले गर्मी की वजह से माल आ रहा है कम। असल में मेन बात है गर्मी से फसल को खराब होना। इसमें वायदे कुछ भी ले लो, प्याज आगे से ही महंगी है। एक तो ट्रांसपोर्ट खर्चा इतना बढ़ रहा है बेलिमिट हिसाब से। प्याज के दाम, दूसरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सभी के बढ़ रहे हैं। अभी तो एक हफ्ते से सारी सब्जियों बढ़ गई है। कोई सब्जी खराब से खराब, लौकी भी 60 रुपए कम नहीं है। प्याज क्या रेट मिल रहा है? अभी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। और हफ्ता पहले क्या रेट था? हफ्ता वो तो 20 रुपए था। 40 रुपए किलो जी, पहले तो 25 से 20 था इसके। हाँ 40 रुपए। फसल खराब होने से बाहर कंट्री जाती है प्याज, इस कारण महंगी हो रही है। पता यही तो लग रहा है, फसल कम है इसीलिए सब आलू प्याज सारा भी रेट बढ़ गया सब्जी का। गौ तस्करों को हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गौ तस्करों को ना तो खाकी का भय है और ना ही गौ रक्षकों का। ताजा मामला मेवात के फिरोजपुर झिरका का है। उस समय घटित हुआ जब गौ रक्षकों ने गायों की तस्करी कर ले जा रहे तस्करी रोकने का प्रयास किया। गौ रक्षकों को नाका लगाकर वाहन रोकता देख गौ तस्करों ने पहले तो अपने वाहन को तेज रफ्तार से भगा लिया, लेकिन जब गौ रक्षकों ने पीछा किया तो गौ तस्करों ने गोलियां दागना शुरू कर दी, जिसमें चलते गौ रक्षक मोनू को जा लगी और वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। गौ रक्षकों को पीछा करते हुए गौ तस्कर वाहन को छोड़ मौके से फरार हो गया। मोनू को घायल अवस्था में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन कर गोली निकालने के बाद डॉक्टर जुट गए। तकरीबन सुबह 4:45 बजे की घटना है जी, आज सुबह 4:45 बजे की। और सोनू जी और उनकी टीम वहां पर एक मुखबिर की सूचना के आधार पर नाके पे लगी हुई थी। तभी उन्होंने एक पिकअप को आते हुए दिखाई दिया। जब उन्होंने उस पिकअप का पीछा करना शुरू किया तो वो पिकअप बड़ी ही तेज गति से और ऊट पटांग ढंग से चलने लगी, जिसके कारण वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के पश्चात जैसे ही सोनू भाई ने और उनकी टीम ने उस तस्कर को पकड़ने की कोशिश की तो उन तस्करों ने भागते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस फायरिंग के दौरान सोनू भाई को कुछ गोलियां लगी और वो जख्मी हालत में अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है मेडिसिटी के अंदर। जो ये तस्कर थे, ये इनकी संख्या कितनी थी? क्या जो ये पिकअप गाड़ी थी इसके अंदर क्या कुछ गोवंश जी, पिकअप के अंदर तकरीबन 6 गोवंश थे और जो पिकअप गाड़ी थी इसके अंदर 5 से 6 तस्कर थे जो भागने में कामयाब हुए फायरिंग करते हुए। आज सुबह संगेल के पास बॉम्बे हाईवे पे जो हमारे परम गो भक्त हैं सोनू सरपंच जी रिवाड़ी के, उनके पेट में गो तस्करों ने गोली मारी है। 2 गोलियां उनके पेट में लगी हैं। वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सभी गो भक्त जो है यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं बाहर बैठ करके तपती गर्मी में कि जल्दी से उनका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। वो ऑपरेशन आईसीयू में है। और जो मेवात में गो हत्या का खेल है ये नया नहीं है। इस सारे हत्याकांड के पीछे बार बार इन घटनाओं के पीछे जो सरदार है वो मामन खान है, जो बार बार गो भक्तों पर हमले करा रहा। विधानसभा में भी बार बार बोल चुका है कि कोई गो भक्त मेवात में आना प्याज सी फोड़ दूंगा। अभी कुछ दिन पहले पिछले साल 31 जुलाई को 6 राम भक्तों की उसने हत्या करवाई है। कर्ज में डूबे एक युवक को पैसे के लालच ने अपने ही दोस्त के बेटे का हत्यारा बना दिया। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां पर 13 वर्षीय मासूम का 24 घंटे पहले अपहरण हो गया था। इसके बाद परिजनों के बयानों के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पता लगा कि बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाला कोई और नहीं, मृतक के पापा का दोस्त निकला और उसके बच्चे को अपहरण कर ज़्यादा नशीली दवाएं खिला दी, जिसके चलते 13 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। आदर्श नगर थाने के एसएचओ की माने तो उन्होंने बताया कि आरोपी के ऊपर कर्ज था, जिसके चलते उसने बच्चों के पिताजी से फिरौती मांगने के लिए बच्चों का अपहरण किया था। कब पता चला आपको आपके बच्चे के साथ ये हादसा हो चुका है? मुझे तुरंत ही पता चल गई। 6:25 तक वहाँ था मैं। उसके 10 वो मैंने दुकान से बर्फ़ लेने के लिए भेजा है बच्चा की मुश्किल पे। उसके बाद 10 क्यों 8 मिनट तक ही मैंने वेट करा है दुकान पे। ये परसों की बात है। रात को ये 6:15 बजे शाम को ये बच्चा गायब हुआ है और करीब फिर कैमरे तलाश किए तो 2 कैमरों में ये आगे नहीं बढ़ा है। एक कैमरे में जिसमें आया उसमें पीछे भी नहीं आया। तो कॉर्नर वाले मकान में इसकी साइकिल मिली है। इसमें टोटली पुलिस प्रशासन जो फरीदाबाद का जो आदर्श नगर पुलिस प्रशासन उससे वो पूरा संदिग्ध के आरोपी के साथ मिला हुआ है। क्या लगता है आपको?
कितनी उम्र रही और क्या हुआ उसके साथ? 13 साल का था। क्या हुआ उसके साथ? वो मैंने दुकान से घर बर्फ लेने भेजा और बर्फ लेने जा रहा था तो एक कैमरा में दिखाई दिया, दो कैमरा में नहीं दिखाई दिया। एसएचओ साहब, इलाके के लोगों में गुस्सा है, एक 13 वर्षीय बच्चे की जान चली गई, आरोप है पुलिस की लापरवाही। इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं। कल रात को सूचना मिली थी, उस कंप्लेंट के ऊपर इन्होंने शक जाहिर किया था आरोपी विशाल पर, उसको हमने मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने इसके कबूल किया है और उसके आरोपी की निशानदेही पर बच्चे अंकुश की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया, उसकी पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को डीकेएच रखा गया है। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं डिडौरी शहडोल से। खबर है शहडोल पेंडेरिया हाईवे पर ग्रामीणों का जाम। मुख्यालय के 65 गांव की विद्युत आपूर्ति बाधित। परेशान ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। मुख्यालय के 65 गांव की आपूर्ति बाधित। यहाँ पे स्थापित पावर ट्रांसफार्मर रिप्लेस किया था और रिप्लेस करने के बाद पावर ट्रांसफार्मर चार्ज हो गया था। चार्ज होने के बाद शाम को जब मौसम चेंज हुआ तो मौसम चेंज होने से यहाँ पे लाइटनिंग और हवा और पानी के चलते यहाँ से जो निर्गमित 11 kV फीडर है वो ब्रेक डाउन हो गया था, जिसका पेट्रोलिंग लगातार स्टॉप कर रहा था। और सुबह हमने बजाज को लगभग 11 बजे चालू कर लिया था। सर यहाँ देखा जाता कि अभी कुछ बीच में लाइट यहाँ आग लग गई थी। उसी जो पावर ट्रांसफार्मर फेल हुआ था उसको रिप्लेस करने के बाद ही हम आज दुरुस्त करके और नए ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई चालू। तो अभी पब्लिक बैठी हुई है, क्या आश्वासन दिए उनके आप? उनको बता दिया गया है कि जहाँ बजाज के क्षेत्र लगभग 65 गांव हैं, उन पे जो लोड जाता है लगभग 90 एम्पियर जाता है, उससे ज़्यादा क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे। जिले के नैनपुर विकासखंड के ग्राम भैंसावाही गौ तस्करी की सूचना मिलने में पुलिस ने दबिश दी। मंडला एसपी रजस सकलेचा और नैनपुर एसडीओपी भी दबिश करने के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान भारी मात्रा में गौवंश और उनके अवशेष पुलिस ने बरामद किए। के थाना नैनपुर के अंतर्गत स्वाही ग्राम है। यहाँ पर स्थानीय एसडीओपी नैनपुर और थाना नैनपुर को प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। भैंसवाई में कल पुलिस बल के द्वारा कुछ यहाँ पे तफ्तीश की गई थी, जिसमें गौ मांस के कुछ घरों की तलाशी ली गई थी, पूरे टोले की ली गई थी, जिसमें 11 लोग घरों के तलाशी में इनके घर पे गौ मांस के कुछ पाया गया था, जिसके तहत हमने अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी ये देखा इंक्वायरी की, जिसमें हमारा ये है कि चूँकि इनके जो मकान है वो हमारी घासमत भूमि में बने हुए हैं, क्योंकि अतिक्रमण है, ये पहले भी प्रकरण चल रहा था कि उसी के ऑर्डर के तहत में आज हमने इस कार्रवाई की है। खबर लखनऊ से। शाही ईदगाह ऐशबाग के शाही इमाम की एडवाइजरी मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। बकरीद की नमाज के लिए वीडियो एडवाइजरी जारी की गई है। बकरीद की नमाज सवेरे 10 बजे होगी। बकरीद की नमाज के लिए वीडियो जारी की गई है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप हजरात के इल्म में है कि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ 17 जून 2024 को ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में सवेरे 10 बजे अदा की जाएगी और 9:30 बजे उर्दू ज़बान में ख़िताब होगा, जिसमें कुरान और हदीस की रोशनी में ईद उल अज़हा की अहमियत और क़ुरबानी के मसाइल और दीगर इस्लामी अहकामात पर गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह ठीक 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज से कबल यानी 9:45 बजे तक ईदगाह ज़रूर तशरीफ़ ले आए, जिससे कि आगे से आगे बैठने की जगह मिल जाए। और ये शरई मसला है कि जितने भी आप सफ़ में आगे बैठेंगे, इमाम के करीब होंगे, उतने ही ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला आप लोग सवाब के हक़दार होंगे। और ज़ाहिर सी बात है, जो कि यहाँ पर सड़क पर नमाज हरगिज़ अदा नहीं करनी है और ईदगाह के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। इस वजह से और भी ज़रूरी है कि हम नमाज से 10 से 15 मिनट पहले ज़रूर ईदगाह पहुँच जाएं, जिसमें कि हमें आपको आगे से आगे सफ़ में बैठने की जगह भी मिल जाए और बाद में आने वालों को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े और हमारी कमेटी को भी, हमारे वॉलंटियर्स को भी इंतज़ामात में सहूलत हो। इंशाअल्लाह नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और इस शदीद गर्मी से राहत के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। खबर गोंडा से है। सरयू नदी में मित्रों के साथ नहाने आया युवक डूबा। भीषण गर्मी के कारण नदी में नहाने आया था युवक। घटना के बाद मौके से फरार हुए युवक के मित्र। गोंडा से खबर। सरयू नदी में मित्रों के साथ नहाने आया युवक डूबा। भीषण गर्मी के कारण नदी में नहाने आया था युवक। सरयू नदी में मित्रों के साथ नहाने आया था युवक। मुरादाबाद से खबर। अतिक्रमण को लेकर सीएम ने एक्स अकाउंट पर की पोस्ट। रामगंगा नदी के पास किए गए अतिक्रमण पर किया गया पोस्ट। अतिक्रमण हटाने की प्रशासन ने बनाई रणनीति। 15 दिन के अंदर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की प्रशासन ने बनाई रणनीति। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक्शन की गई है, मुरादाबाद में क्या कुछ तैयार है? देखिए, जो मुरादाबाद में नदी के किनारे लोगों ने अवैध मकान बना के रखे हुए हैं या अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उसको लेके हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। इसमें नगर निगम और विद्युत विकास प्राधिकरण के अधिकारी रहेंगे और उसमें हम लोग एक रूपरेखा बनाएंगे कि कैसे इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। और इसमें हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि उन अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ जो लोग जिनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है, उन्होंने बना रखा है, तो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे कि कहाँ पर उनको एकोमोडेट किया जाए। तो उसके लिए हम पहले से स्कीम बना के चलेंगे और एक तरफ से हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस अतिक्रमण विरोधी मुहिम को हम। खबर लखनऊ से। सीएम ने उत्तराखंड सड़क हादसे में संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम योगी ने राहत आयुक्त कार्यालय को दिए निर्देश। तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने के दिए हैं निर्देश। सीएम योगी ने राहत आयुक्त को संपर्क साधने के दिए निर्देश। योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए सहानुभूति दी है। तत्काल स्थानीय प्रशासन के संपर्क करने के दिए हैं निर्देश।
खबर संभल से है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने में माहिर। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बना रहेगा गठबंधन। भविष्य में होने वाले चुनाव में भी रहेगा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने में माहिर। इटावा में अंतर राज्यीय शराब तस्कर को किया गया है गिरफ्तार। लवेदी पुलिस से 15,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। पूर्व में वाहनों के साथ किया जा चुका है गिरफ्तार। एसपी संजय कुमार के निर्देशन में कार्रवाई। इटावा से खबर, अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। लवेदी पुलिस ने 15,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। किस मामले का ये अपराधी था और क्या पूरा मामला? देखिए, राजस्थान का एक मुलजिम था और इसमें मार्च 2024 में एक शराब की बरामदगी की गई थी। लगभग कंटेनर लेकर के 1 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई थी। उसमें 60/73 आबकारी अधिनियम और 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर अब तक 4 जब बरामदगी हुई थी तब गिरफ्तार हुए थे, 4 प्रकाश में आए थे। टोटल 8 लोग गिरफ्तार हो गए थे और ये नवा व्यक्ति जिस पर 15,000 रुपये का इनाम था, ये शातिर बदमाश उसमें शामिल था और एक अभियुक्त अभी और बाकी है इसमें। इस प्रकार से ये 9 अभियुक्त की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में की गई है और इसमें भारी शराब की बरामदगी भी की थी, अंग्रेजी शराब की। और लवेदी थाना जनपद इटावा में इसमें अभियोग दर्ज किया गया था और इसी मामले में राजस्थान से ये बदमाश जो रहने वाला है उसको पकड़ा गया है। खबर अमरोहा से है। टायर फैक्ट्री में टायर पिघलने से प्रदूषण। फैक्ट्री के धुएं से लोग हो रहे बीमार। अमरोहा से खबर, टायर फैक्ट्री में टायर पिघलने से प्रदूषण। फैक्ट्री के धुएं से लोग हो रहे बीमारियों से ग्रस्त। ग्रामीणों करते हैं विरोध, नहीं होती है कोई कार्रवाई। आदमपुर गांव के शाहबाजपुर का मामला। फैक्ट्री के धुएं से लोग हो रहे बीमारियों से ग्रसित। ग्रामीण करते हैं विरोध, नहीं होती है कार्रवाई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। पीलीभीत थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला खुशमील में स्थित प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है। मंदिर के महंत का कहना है कि प्रतिवर्ष यहाँ बारात का आयोजन किया जाता है तथा झंडी भी उठाती है, जिसकी अनुमति सिटी में रजिस्ट्रेट महोदय माफ करेगा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा ली जाती है। उक्त मंदिर में जगह में 2 दुकानें हैं, जो दुकानें किराए पर शराफत हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन को करीब 50 वर्ष पूर्व दे रखी थी, जिन्हें खाली करा लिया गया है। अब इन दुकानों पर अलीम पुत्र अंसारी कुंदन अंसारी निवासी मोहल्ला खरोल शाह थाना कोतवाली जिला पीलीभीत द्वारा दबंगई कर प्रार्थी को धमकाने कर अवैध कब्जा किया जा रहा है। आयोजन होता और पुराने से बड़ा भोलानाथ भंडारी भोले भंडारी का मंदिर है प्राचीन। हाँ। और वहाँ पे लोगों की आस्थाएं हैं। मैं वहाँ का पुजारी हूँ, वहीं से बारात निकालता हूँ हर साल। सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आदेश लेकर के बारात उठती है प्रशासन के साथ में। और उसमें जो है किसी ने अवैध रूप से फर्जी बैनामा करा करके दिखा रहा है मंदिर की, और मंदिर की को मैंने खरीद रखा है। तो उसमें जो है हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि उसको जो है मंदिर की जगह खाली करवाया जाए। जो कब्जा करे वो कौन से धर्म के लोग हैं, कौन है? मुसलमान धर्म के हैं, मोहम्मद। अच्छा, वो लोग कब्जे करें। इसके मंदिर की जगह के अलावा भी कुछ वहाँ पर स्थित है? 2 दुकानें हैं मंदिर की। अच्छा। जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय तथा जिला स्तरीय पोषण समिति व कुपोषण मुक्त गांव की प्रगति की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मेनका रानी के स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रम का सदन समीक्षा करते हुए PPI UDC डाटा में सुधार न होने तथा शुल्क चिकित्सकों द्वारा मानकों से काम व सर्जरी कराने पर नाराजगी जताते हुए डाटा सुधार न होने तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी समत
एसडीओपी के डीएपी के माह जून वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। मामला जनपद ललितपुर के अलग अलग थाने का है, जहां पर शनिवार के दिन आत्महत्याओं का दौर लगातार जारी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवधाम कॉलोनी में तेज रात पत्नी को फांसी देकर पति स्कूटी पर ही लेकर उसे जिला चिकित्सालय पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज तहसील दिवस के मौके पर विधायक लोगों की समस्याओं को लेकर तहसील पहुंचे, जहां अधिकारियों के रवैयों को लेकर विधायक का पारा आसमान पर पहुंच गया और मौके पर पहुंचे सीडीओ के सामने ही विधायक ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि काम के लिए पैसे लिए जाते हैं, बिना पैसे के लिए कोई काम नहीं किया जाता। ये हमारे लोग हैं, व्यवहार कैसा करेगा आपका? बस इस तरह आप सामने डाल रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा इन लोगों को? 40 साल से रह रहे हैं। मैडम आप सुन लीजिए स्थिति की महिलाओं को, ये वहां से पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से, जिसका पैसा लिया उसको बनवा दिया, अभी बताएंगे लोग। बताओ ठीक है। और मुझसे इन्होंने क्या कहा, मैंने इनसे बात की, मुझसे कहा कि मुझे हटवा दो। मुझसे तुमने कल कैसे बात की मुझसे? मैंने कहा था, मैंने कहा किस तरह काम करोगे आप वहां पे? अरे मुझे हटवा दीजिए मुझे आप। मतलब इस तरह से, और सामने देख तहसील साहब का पूरा संरक्षण है आपका, इसका मतलब है बिल्कुल संरक्षण आपका है। ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये आप देखिए, ये बताइए मेरे वहां जाना क्या, जब वो अगले का है रह रहा है, जब उसके घर बने हुए हैं, वो अपना घर बना के रह रहे हैं, कच्चा बना हुआ, जिसकी जिसकी क्षमता औकात जो बना के रह रहा आदमी है, पहले इनको हटवाई वहां से। पालिका क्षेत्र में विकास कार्य और बोर्ड बैठक के लिए पालिका अध्यक्ष कौमुदी पांडे, अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा पालिका पहुंचे। इसके अलावा भगवत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला, सदर विधायक पंकज गुप्ता पहुंचे, जहां पर सभी सभासदों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर अवगत कराया। जिसके बाद वार्ड 1 से लेकर 28 तक के सभासदों ने अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर बात रखी। इस दौरान सभासद अभिषेक शुक्ला उर्फ बल्लू, अतुल अग्निहोत्री, शहजादे चंद्रपाल निषाद, नंदकिशोर मिश्रा, नीलम सिंह, रीना यादव, राजा विशाल त्रिपाठी, शहजादे साधना निषाद, मीना कुमारी, उर्मिला गौतम, सूरज साहू, फुरकान, शेदीलाल निषाद लोगों ने अपनी बात रखी। अध्यक्ष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीसरी बोर्ड बैठक में लगभग 1 अरब 12 करोड़ 16,13,306 रुपये 98 पैसे का बजट पास हुआ है। सिद्धार्थनगर जनपद में चुनाव आचार संहिता हटाने के बाद ही बांसी तहसील सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ जयेंद्र कुमार की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील समाधान दिवस के आयोजन में आए हुए फरियादियों की समस्या प्रभारी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के साथ उप जिलाधिकारी कुणाल सहित जिले के अलग अलग विभागों से आए हुए अधिकारी पुलिसकर्मियों ने सुनी। मैं प्रार्थना पत्र दे आया। कैसा प्रार्थना पत्र, क्या है? ये गांव समिति की डाटा संख्या 71 को नाजायज तरीके से हमारे प्रतिपक्षीगण को नाम आवंटित कर दिया गया। इसके पहले भी आप शिकायत किए थे कि पहली बार? इससे पहले मैंने दिया है 16/6/2023, 1/7/2023, 19/8/2023, 7/10/2023 और 21/10/2023 को। आज शासन के निर्देशों के क्रम में आचार संहिता हटने के बाद ये पहला तहसील दिवस था और इसमें आज सभी जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उन सबकी उपस्थिति में टोटल 85 प्रकरण संज्ञानित हुए हैं, जिनके एप्लीकेशन यहाँ पर आए हैं। उनमें से 2 का तुरंत निस्तारण कर दिया गया है। शेष के लिए अभी 2 बजे के बाद टीम गठित करते हुए उनके निस्तारण के लिए मौके पर अधिकारीगण भेजे गए हैं।
फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में तहसील अमृतपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 37, पुलिस की 14, विकास विभाग की 15, विद्युत विभाग की 3 और कृषि विभाग की 1, वन विभागों की 6 कुल 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। आज माननीय कमिश्नर साहब के पास आए थे। जिस तरीके से कानपुर को एक तरीके से जिहाद की नगरी बनाने का काम इन जिहादियों देश के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम। कानपुर में बजरंग दल के एक समूह ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एडिशनल सीपी हरीश चंद्र को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा पुलिस प्रशासन मांग की गई कानपुर में गौकशी रोकी जाए और जो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी का कहना है कि बकरीद के पर्व पर एक समाज के लोग बकरे का बलि देकर त्यौहार मनाते हैं और कुछ लोग रोक के बावजूद भी चोरी छुपे गाय को भी काट देते हैं। जिहाद की नगरी बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो गौकशी की कई सारी घटनाएं निकल के सामने आई हैं और 17 तारीख को बकरीद है, जिसमें पूरी आशा है, आशा के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये जिहादी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं ये गौकशी करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ये गौकशी ना हो इसके लिए माननीय कमिश्नर साहब के पास पहले से ही आए थे कि पुलिस तंत्र इतना मजबूत और इतना चौकस पहले से कर दिया जाए कि कहीं पर भी कोई भी गौकशी की घटना ना हो, ताकि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत न किया जा सके। और फिर भी अगर गौकशी की कोई भी घटना कहीं पर निकल के आती है तो बजरंग दल अपने हिसाब से अब निपटने का काम करेगा। क्या आश्वासन मिला है? अभी हम ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसकी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और हम जहाँ जहाँ पर इस तरीके की घटनाओं के हॉट स्पॉट रहे हैं वहाँ पर हम अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं। बाकी अभी हम लोग भी अपने स्तर से इसकी जानकारी कर रहे हैं और अपने सूत्रों को लगा रखे हैं। अगर कहीं पर भी कहीं ऐसी कोई घटना सामने आती है और हमें सूचना मिलती है तो हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम किसी से आग्रह विनती में समय व्यतीत नहीं करेंगे। बजरंग दल स्वयं सक्षम है अपने मानबिंदुओं की रक्षा करने के लिए, अपने धार्मिक जो चिन्ह हैं उनकी रक्षा करने के लिए। हम अपने धार्मिक चिन्हों का इतना अपमान नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस मुखिया ने इशारों में ही अपनी हार का सारा श्रेय हाईकमान पर डाल दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला का खिताब देते हुए जनता पर तीखे तंज किए। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को लेकर उदास है और अपनी हार पर मंथन करने में लगी है, तो दूसरी ओर गठबंधन से मजबूत हुआ विपक्ष अपनी हार पर खुशी का इजहार करने में लगा है, क्योंकि देश के अंदर गठबंधन की मेहनत भले ही मोदी सरकार को हराने में नाकाम रही, लेकिन मोदी सरकार को मजबूती से सत्ता पर आने से रोक लगाने में सफल रही। वैशाखी के सहारे तैयार हुई सरकार अब बिना विपक्ष की सहमति से कोई भी कानून पास करने में नाकाम रहेगी। लेकिन देश में कई राज्यों में गठबंधन इतना कमजोर रहा कि एक भी सीट अपने नाम दर्ज नहीं कर पाया और वह सारी गलती प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर बैठे प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार नेताओं व विधायकों की है। और कई राज्यों में संगठन को चलाने वाले प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती को स्वीकारा है। लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद भी कांग्रेस के संगठन को चला रहे प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में आने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इशारों में सारी गलती टिकटों को लेकर हाई कमान के फैसले पर ठहरा दी। उन्हें लगता था कि प्रदेश में जीतने वाले सिर्फ कुछ बड़े चेहरे हैं, जैसे यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। क्या कुछ कहा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने, आप भी जरा सुनिए। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़े, हम चाह रहे थे यशपाल आर्य जी भी चुनाव लड़े, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़े, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आता, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था, 8080 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज़ को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज़ का मुझे अफसोस है।
वहीं उत्तराखंड में आयरन लेडी कही जाने वाली दिग्गज कांग्रेसी नेत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदय की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड की जनता पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड जैसे मामलों से ऊपर उठकर भाजपा का साथ दिया। उत्तराखंड अब राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह चुकी है। मैं क्या टिप्पणी करूं, क्या नतीजे होते, क्या परिणाम आते, ये तो भविष्य में गर्त में है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुकी है और जो यहाँ की प्रमुख आज हमारा नौजवान हताश है, निराश है, रोजगार के लिए भटक रहा है, पलायन हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना सब्ज बाग दिखाए थे आज वो पूरे नहीं हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम अभी बढ़े हैं और जनता शायद इन मुद्दों से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान किया है। ये दुखद है। बहरहाल उत्तराखंड कांग्रेस संगठन अपनी हार का श्रेय हाईकमान और उत्तराखंड की जनता पर डालने को तैयार है, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट संगठन की आपसी गुटबाजी के चलते गई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आपसी गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने में नाकाम रही। ऐसे में देखना होगा कि हाईकमान कब उत्तराखंड के संगठन की ओर कुछ संज्ञान लेता है और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड संगठन में परिवर्तन करता है। लक्सर से है, जहां पथरी क्षेत्र के काठी पीर के सालाना उर्स मेले की टेंडर प्रक्रिया लक्सर एसडीएम कार्यालय में 40,70,000 में संपन्न की गई, जबकि कहीं अन्य ठेकों के टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले हुई काठा पीर मेले में के उर्स की टेंडर की प्रक्रिया की बोली लगाई गई थी, जिसमें तहसील में तैनात कर्मचारी के बेटे के द्वारा ठेका छुड़वा दिया गया था, जिस पर कुछ व्यक्तियों पर द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आपत्ति दर्ज पर मेला प्रभारी व एसडीएम भगवानपुर द्वारा मेले की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। आज फिर लक्सर एसडीएम कार्यालय में 40 लाख से बोली शुरू हो गई, जिसमें सभी बोली दाताओं ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई और इस बार लगभग 40,70,000 रुपए की बोली के संपन्न कर दिया गया, जिसमें सरकार 20 लाख रुपए से अधिक को रेवेन्यू नुकसान हुआ है। पिछली बार 60,50,000 की बोली संपन्न की गई थी। पिछली जो बोली लगी थी उसमें कई लोगों ने ये शिकायत करी है कि प्रॉपर बोली नहीं हो पाई थी, इस वजह से कैंसिल किया गया और आज सबके सामने ये फिर से बोली लगी है और आज इसको नियमानुसार किया जा रहा है। सर, जब प्रॉपर बोली कौन होगा? देखिए, उस समय बोली प्रॉपर नहीं लग पाई थी, इसी वजह से वो कैंसिल किया गया था। ठीक है, आज इसको प्रॉपरली सबके सामने, मैं खुद भी यहाँ पे हूँ और इसको बोली को आपके मीडिया के सामने भी, आप लोग भी यहाँ पे थे, सबके सामने बोली ओपन ऑक्शन के थ्रू हुई है, जिसमें 40,70,000 में पार्किंग आदि का टेंडर गया है। सर, अगर बोली प्रॉपर नहीं हुई थी तो उसको क्लियर नहीं हुआ टेंडर, इसलिए रिटेंडर करना पड़ा। देश भर में 52 शक्तिपीठों में शामिल नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। जी हाँ, माँ नैना देवी का स्थापना दिवस है, तो यहाँ आज दिन भर में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हुए थे, भजन कीर्तन और बाहर विशाल भंडारे का भी आयोजन था और यहाँ पे भक्तजनों की बहुत भीड़ थी। हम सुबह से ही यहाँ पे बैठे हैं और जो भी माँ से मांगता है उसकी मुराद, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। हम तो कैंची धाम के दर्शन करने आए थे, तो हम नैनीताल घूमने आए, हमें पता लगा नैना देवी माता का भी आज स्थापना दिवस है, तो यहाँ पर भी मनोकामना मांगने चले आए, माता के दर्शन करने चले आए। भंडारा भी लग रखा है बाहर, बहुत बढ़िया। हमने वो उसमें भंडारा तो अभी नहीं लिया, लेकिन हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, जैसा लगा कि यहाँ पर भव्य का यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मेन चीज़ यहाँ पर जो जिस ट्रिप में आए हम लोग, कथा का आयोजन किया, उसका भी लाभ मिला। तो सबसे मुख्य बात तो हम लोगों के लिए यही रही कि विशेष दिन में आने का मौका मिला। टाइम आए, जिस तरह से सुना, जिस तरह से नाम था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए माता जी का यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत भाग्य की बात है कि स्थापना दिवस वाले दिन हम लोग को एट अ टाइम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो स्पेस है
एकदम खुला माहौल, नेचर, ये सब देखने को मिलता नहीं है सिटी में। यहाँ पे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। मंदिर में आराम से दर्शन करना, कोई भीड़ है लेकिन फिर भी बहुत जल्दी भी सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा है। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को 1884 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इसी रूप में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को ये मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ शुक्ल नवमी आज 15 तारीख को पड़ी है। संयोग से आज ही के दिन कैंची में तो हर साल 15 को ही होता है, तो कैंची के साथ ये मिल भी रहा है। संयोग है, एक दुर्लभ संयोग है कहना चाहिए। तो सन 1984 में ये ट्रस्ट बना था, 40 साल इस ट्रस्ट को हो गए हैं और तब से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि स्थापना दिवस समारोह ज़्यादा अच्छी ढंग से मनाया जाए। इस बार हमने इसमें पिछले साल से इसमें हमने ये श्रीमद् देवी भागवत की 9 दिवसीय कथा को भी जोड़ दिया है और जिसमें बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया सारे श्रद्धालुओं का और विशेष रूप से पर्यटकों का, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं इस तरह से सनातन धर्म का ये स्वरूप कई जगह लोगों ने देखा ही नहीं है, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और नैनीताल के श्रद्धालुओं को एक अच्छा मौका मिला है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार लोकसभा से जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का सभी विधायकों ने सभी विधानसभा में उनका स्वागत किया जा रहा है। आज लक्सर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने उनके सामने अवैध खनन और ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर आ रही परेशानियों की रखी। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही बातचीत कर ट्रेनों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार जिले में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने सख्ती दिखाई और कहा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ विषय आए हैं, मैं उसके बारे में रेल मंत्रालय से बातचीत करके आगे की कार्रवाई के लिए कहूँगा। सर, कुछ खनन कर्मी लोग देखिए, यहाँ पर कुछ किसान मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी किसान अगर किसी को इस ढंग से अवैध रूप से उनके साथ या गलत उनके साथ व्यवहार हो रहा है तो हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से वो मेरे पास आएंगे तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे। अन्याय नहीं होने दिया जाएगा किसी का। चलिए, अब कांग्रेस का क्या कहना है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे दोनों प्रत्याशियों को हम जिताने के लिए चुनाव लड़ाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को जीतने की रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही साथ प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं भाजपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए, जबकि कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पैनल तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मैंगलोर से अकेले पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में रखा है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला को नाम पैनल में शामिल किया। वहीं भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मैंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनावी घमासान खत्म होने के बाद अब राज्यों की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 10 जुलाई को राज्य की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सत्ताधारी दल भाजपा ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मैंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी चयन पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ और मैंगलोर उपचुनाव में हाल ही में दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देकर साफ कर दिया है कि पार्टी के पास योग्य नेताओं का संकट है।
देखिए, मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और जहां तक प्रत्याशी चयन की बात है, कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक मंडल बद्रीनाथ विधानसभा के दौरे पे गया था। उन्होंने वहां पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत की है और पार्टी प्रत्याशियों का पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व को कल सौंप दिया था और प्रदेश नेतृत्व ने उसको हाईकमान को भेज दिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दोनों विधानसभा सीटों पर कर दी जाएगी। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के पास तो अपनी पार्टी में कोई कार्यकर्ता ऐसा मिला ही नहीं जिसे वो चुनाव लड़ा सके। फरीदाबाद से जो है आयातित प्रत्याशी आया है, धन बली बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ में भी आप देखिए कि तोड़ फोड़ के सहारे जो है दूसरी पार्टी से प्रत्याशी लाया गया है। तो भाजपा अपने को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, कैडर बेस पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन पार्टी की पोल यहाँ पे खुल गई कि उसके पास कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसे वो चुनाव लड़ा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। कांग्रेस का आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दरअसल मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों को जीतने से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस अभी प्रत्याशियों पर मंथन के साथ ही भाजपा पर दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देकर पार्टी में योग्य नेताओं के संकट होने का दावा कर रही है। हरिद्वार जिले की जनता का हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद और प्रेम कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। आप 2022 के चुनाव में देखिए, जहां बहुत सी सीटों पर हमें हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं हरिद्वार जिले से सर्वाधिक यदि जीत दर्ज कराई तो वो कांग्रेस के विधायकों ने है, प्रत्याशियों ने है। और वहीं मंगलौर से बद्रीनाथ जी से जो कैंडिडेचर है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। मंगलौर में अपना कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए लाना पड़ा जिसका उत्तराखंड से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, जो कभी खनन के कारोबार से जुड़ा रहा तो कभी भूमि के कारोबार से जुड़ा रहा, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ता है, उत्तर प्रदेश से आरएलडी के टिकट पर लड़ता है, बसपा से चुनाव लड़ता है और अब भाजपा का कैंडिडेट बन गया है। तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ में आप देख लीजिए, बद्रीनाथ जी में तो ये हालात हैं कि राजेंद्र भंडारी को बमुश्किल 2 महीने भी नहीं हुए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करे हुए, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में तो पहले ही बहुत उथल पुथल थी उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। लोग एक राय नहीं थे और सहमत नहीं थे अपने पार्टी हाईकमान से, और उनको आज कैंडिडेट बना दिया गया है। कितना कार्यकर्ता साथ देंगे, कितना कैडर वोटर साथ देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या है, यही तो राजनीति है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्यार में, मोहब्बत में सब जायज है। यही तो तिकड़म है, कौन सा पत्ता कब चलना है, कैसे चलना है, कहाँ चलना है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। अंतवा गत्वा वोट तो कमल के निशान पर ही पड़ना है। तो देश काल परिस्थिति समय को देखते हुए किसको चुनाव लड़ाना है और कौन लड़वाएगा, यह सब जो है संगठन देखता है, सरकार उस पर अपनी राय दे देती है। तो यही राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। कब आगे बढ़ना है, कब पीछे करना है, कब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करना है। और जो कार्यकर्ता जिताऊ हैं, अगर वो बाहर से भी आए हैं लेकिन जिताऊ हैं, तो उनको लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। तो ये सब राजनीति का एक पार्ट है, ये अंग है। कुल मिलाकर लोकसभा के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निश्चित ही भाजपा लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मैंगलोर सीट पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है, जबकि दूसरी सीट बद्रीनाथ की है, जहां से लगातार विधायक बनते आ रहे राजेंद्र भंडारी भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में क्या बद्रीनाथ की जनता
दल बदलू नेता को फिर से जिताएगी? आखिर कांग्रेस इन दोनों सीटों में क्या जिताऊ उम्मीदवार उतार पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।